नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 3 होने वाली है। और आज का जो क्लास का जो विषय रहेगा वो सामान्य ज्ञान अर्थात आपका जो जीके है ना, वो जो 20 नंबर का आने वाला है वो रहने वाला है। और आज के जो क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास। अब भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास कहने का अर्थ ये है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नाम अर्थात जो स्पेसिफिक टॉपिक का नाम नहीं दे दिया है। इसमें सिर्फ बोल दिया गया है आपको कि इस भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास बोला गया है। अर्थात आपको करना क्या है, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जितने भी राजा महाराजा हुए उसको सारे को पढ़ते हुए चलना है, लेकिन एकदम ही डीपली नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आपका जो सामान्य ज्ञान है अर्थात जो जीके का सब्जेक्ट है उसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल बहुत सारा दे दिए, इसलिए हम ना पूरी तरीके से इसको पढ़ते हुए नहीं जाएंगे। इसको ऊपर तौर से ना थोड़े थोड़े नॉलेज के लिए पढ़ते हुए जाएंगे, जिसमें हम लोग ना एमसीक्यू करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी एमसीक्यू रहेंगे उसको भी मैं व्याख्यात्मक रूप से कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना थोड़े से इसका जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन रहने वाला है उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक आप लोग भी ना ये जो थ्योरी है उसको भी पढ़ते हुए चलिएगा, तो आपको थोड़ी सी समझ बिल्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिगवेद के बारे में क्या दिया गया है वो जान लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट में इसको पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, साथ में पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं पहला को। तो त्रिचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को त्रिगवेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ एवं 10,462 त्रिचाएँ हैं। इस वेद के त्रिचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्या है देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित त्रिगवेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। उसके अलावा देखिए तीसरा क्या कहा गया है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित त्रिचाओं को खिल कहा जाता है, अर्थात हस्तलिखित जो त्रिचा है उसको खिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसको भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, त्रिगवेद के बाद अब देखिए यजुर्वेद की बारी। यजुर्वेद क्या कहते हैं, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवार्यु कहते हैं। सेकंड क्या है देखिए, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। थर्ड क्या है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। फोर्थ क्या है, यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है, अर्थात ये जो दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। गद्य पद्य दोनों में कौन है हो सकता है, तो आपका यजुर्वेद आएगा। इसमें बलियों का भी जिक्र दिया गया है बोला है, अर्थात आपका यजुर्वेद में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सामवेद क्या कहता है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले त्रिचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन त्रिगवेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्तियाँ हैं जो प्राय त्रिगवेद के लिए गए हैं। लास्ट में और क्या कहा गया, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए और क्या है थोड़े से देख लीजिए। ठीक है, नोट करके दिया है उसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। नोट क्या है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। उसके अलावा अथर्ववेद क्या कहता है, इसको देखिए। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र त्रिगवेद मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़े से कुछ समझा देता हूँ। ये जो जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग वो पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब आप बोलोगे आप तो सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से बताया नहीं हो, तो देखिए आपका जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस है ना उसमें ज़्यादा अच्छा डिटेल नहीं दिया गया है। और अगर आप लोग सामान्य ज्ञान को पढ़ने को भिड़ जाओगे ना तो आपका 1.5 महीना कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा, और फिर भी आपका जो सिलेबस रहेगा वो जो आपका सामान्य ज्ञान है उसका ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि ऊपर तौर पे ना सामान्य तरीके से एक पढ़ ले ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज हमको इसके बारे में हो जाए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्न को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सब क्या कहता है देखिए, सबसे पहला, भारत में अद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी, अर्थात भारत में जो अद्य ऐतिहासिक युग था ना उसमें प्रचलित सभ्यता क्या था आपको ये बताना है। ऑप्शन अ देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन ब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन स सुमेरियन की सभ्यता, या ऑप्शन द मिस्र की सभ्यता। क्या इसका आंसर होगा आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। तो देखिए थोड़े से मैं आपको समझा देता हूँ। भारत में जो आद्य ऐतिहासिक युग था ना, उसमें एक प्रचलित सभ्यता जो थी ना, वो आपका जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो अगर डेट की बात करोगे ना, तो वो है 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है इसको लगभग। चलिए प्रश्न क्रमांक अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, अर्थात जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आ को देखिए गंगा घाटी की सभ्यता, ऑप्शन ब को देखिए नर्मदा घाटी की सभ्यता, ऑप्शन स हड़प्पा की सभ्यता, या ऑप्शन द मोहनजोदड़ो की सभ्यता। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता। तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उसको और दूसरा नाम से बोलिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ये जो मोहनजोदड़ो है ना, तो वो हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष केंद्र जो उसका शहर था ना, उसका नाम था। ये जो मोहनजोदड़ो था वो उसका शहर का नाम था एक, और मेन जो सभ्यता है ना, उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या कहता है, इसको भी पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न तीसरा, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो ऑप्शन आ को देखिए सिंधु घाटी, ऑप्शन ब को देखिए कालीबंगा, ऑप्शन स को देखिए आलमगीरपुर, या ऑप्शन द को देखिए मोहनजोदड़ो। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। कैसे, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हड़प्पा की जो जुड़वा राजधानी था ना, उसे मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना था। उसकी दो प्रमुख राजधानियाँ थी, पहला थी ये मोहनजोदड़ो और दूसरा जो थी वो ना, वो हड़प्पा का मेन जो शहर है उसको माना जाता था। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देख लीजिए। थोड़े से फास्ट मोड में केयर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न है और सारे को सॉल्व करते हुए जाना है, इसलिए थोड़ा फास्ट मोड में ही आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिंधु सभ्यता में किस स्थल में बंदरगाह होने का साक्ष्य मिलता है, अर्थात सिंधु की जो सभ्यता जो थी ना, उसमें कौन सी ऐसी जगह है जहां बंदरगाह होने का साक्ष्य मिला था, वो बताना है आपको। ऑप्शन आ को देखिए हड़प्पा, ब को देखिए लोथल, स को देखिए कालीबंगा, या द को देखिए धौलावीरा। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, लोथल शहर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक लोथल शहर था ना, उसमें बंदरगाह होने का साक्ष्य मिला है। यहाँ जो बंदरगाह होने का वो लोथल में मिला है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो लोथल हो जाएगा। चलिए प्रश्न 5 को देखिए क्या कहते हैं। सर्व प्राचीनतम वेद किसे माना जाता है, ठीक है, अर्थात सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन अ ऋग्वेद, ऑप्शन ब यजुर्वेद, ऑप्शन स सामवेद, और ऑप्शन द आयुर्वेद। कौन सा होगा बताइए। अभी हम लोग थ्योरिकल में पढ़े थे, जो फर्स्ट में था वही था। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, ऋग्वेद। कैसे, तो हम लोगों ने अभी थ्योरी में ही पढ़ा था कि सबसे प्राचीन जो वेद था वो ऋग्वेद था, ठीक है, और जिसमें आप लोगों को बताया था टोटल 10 मंडल थे इसमें, और उसके अलावा बोलिएगा ना तो 1028 इसमें सूक्तियाँ थी, और 10,446 जो थे ना वो आपका था वो त्रिचाएँ था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6वां को पढ़िए और क्या इसका आंसर होगा बताइए। 6वां का, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी थी। तो ऋग्वेद में कितने मंडल थे आपको ये बताना है। अब भी जस्ट मैं आपको बताई हूँ, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन स 10, ऑप्शन द 12। कितने हैं बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, 10। कैसे, तो देखिए अभी मैं आपको बताया कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में कुल कितने हैं, 10 मंडल है, तो ये ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को देखिए। अब 7वां का बताइए, 7वां का क्या होगा। तो 7वां क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, अर्थात शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आ को देखिए पुराणों में, ऑप्शन ब को देखिए ऋग्वेद में, ऑप्शन स उपनिषद में, ऑप्शन द महाभारत में। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ऋग्वेद में। तो सबसे पहले आप थोड़े से ये जान लीजिए, जो 4 जातियों में बटा हुआ था उस समय जो समाज है वो, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये जो ऋग्वेद है ना उसमें चारों जो जातियाँ हैं उनका उल्लेख किया गया था, वो भी जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर उसका जो जाति है उसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को करते हैं। चलिए 8वां को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 8वां क्या कहता है देखिए, सबसे अंत में लिखा गया वेद है, अर्थात सबसे अंत में कौन सा वेद लिखा गया है वो बताना है। अ देखिए ऋग्वेद, ब सामवेद, स यजुर्वेद और द अथर्ववेद। कौन सा है बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में देखा था कि सबसे पहला ऋग्वेद था, दूसरा में सामवेद था, तीसरा में यजुर्वेद था और चौथा में अथर्ववेद था। तो ये सबसे लास्ट में लिखा गया जो है ना वो अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए और 9 का आंसर दीजिए फटाक से। तो प्रश्न क्रमांक 9 को देखिए क्या कहता है, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, अर्थात टोटल उपनिषद कितने हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन आ 102, ऑप्शन ब 105, ऑप्शन सा 100 या ऑप्शन द 150। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। जो उपनिषदों की संख्या है ना वो कुल 100 है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रश्न क्या कहता है देखिए, वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, अर्थात ये जो सत्यमेव जयते जो वाक्य लिखा गया वो किस उपनिषद से लिया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन आ मुंडकोपनिषद, ऑप्शन ब को देखिए बृहदारण्यक, ऑप्शन स को देखिए छंदोग्य या ऑप्शन द को देखिए कठोपनिषद। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अर्थात जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ना वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो अर्थात जो आपको बताया था ना कि 100 उपनिषद है इससे पहले प्रश्न में, तो 100 उपनिषदों में से एक मुंडकोपनिषद है ना उसमें से सत्यमेव जयते वो लिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 11 को देख लीजिए क्या कहता है, सर्वप्रथम पुराण किसे माना जाता है, अर्थात सबसे पहला पुराण किसे माना जाता है वो बताना। ऑप्शन आ वायु पुराण, ऑप्शन ब मत्स्य पुराण, ऑप्शन सा विष्णु पुराण, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। कौन सा है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सर्वप्रथम जो पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण को माना जाता है, सबसे फर्स्ट जो पुराण है उसको। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला, 6ठी शताब्दी के कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख है, अर्थात आपको बताना है कि 6ठी शताब्दी में कुल कितने महाजनपद थे उसको आपको बताना है। ऑप्शन आ को देखिए 10, ब 14, स 15 या द 16। कितने थे बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, 16। तो देखिए 6ठी शताब्दी में टोटल आप लोग बोलेंगे ना तो 16 महाजनपद थे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 10वीं तक की जो सिलेबस है उसमें दिया भी गया है। ठीक है, क्रमांक 13, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, अर्थात जो अभी हम लोग देखें ना प्रश्न क्रमांक 12 ना उसमें कितना महाजनपद थे बोले थे, तो 16 महाजनपद होते हैं ये पता है। अब बताइए 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो है वो मगध महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली था, वो मैं आपको बता दूं। अब इसकी राजधानी क्या थी आपको ये बताना है। ऑप्शन आ को देखिए चंपा, ऑप्शन ब के देखिए गिरिव्रज या राजगृह, ऑप्शन सा वाराणसी या ऑप्शन द कौशाम्बी। कौन सी है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, गिरिव्रज या राजगृह था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़ लीजिए क्या कहता है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी आपको ये बताना है। तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी। ऑप्शन आ गांधार, ऑप्शन ब मगध, ऑप्शन सा कौशाम्बी या ऑप्शन द काशी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ गांधार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए जो तक्षशिला महाजनपद जो था ना उसका जो राजधानी थी वो गांधार थी। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अंग किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन आ देखिए कौशाम्बी, ऑप्शन ब देखिए वैशाली, ऑप्शन स चंपा या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। क्या हो गया इसका आंसर बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, चंपा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। महाजनपदों का उदय का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन आ को देखिए बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन ब को देखिए जैन ग्रंथ, ऑप्शन सा उपयुक्त आ ब दोनों या ऑप्शन द आ ब दोनों नहीं। कौन सा होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ही सही होगा। ठीक है, कैसे। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन देते हैं ना तो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब आ और ब दोनों होगा, तो इसलिए प्रश्न क्रमांक सा ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए बौद्ध से भी मिलता है, जैन से भी मिलता है, दोनों ग्रंथ से ना जो महाजनपद है उसका उल्लेख के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। सबसे पहला, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, अर्थात महावीर की स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। आ देखिए कुंडलग्राम में, ब देखिए पावापुरी में, स देखिए मगध में या द देखिए काशी में। कहाँ हुआ था बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कुंडलग्राम में। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में किस स्थल पर हुई थी। ऑप्शन आ को देखिए वैशाली, ऑप्शन ब पावापुरी, ऑप्शन सा अंग या ऑप्शन द कुंडलग्राम। कहाँ हुआ था बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा पावापुरी में। तो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था ना वो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था, और तो ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। जैन तीर्थ महावीर का प्रतीक चिन्ह था, अर्थात जैन जो तीर्थ था महावीर स्वामी ना उसका प्रतीक चिन्ह क्या था ये बताना। अ हाथी, ब घोड़ा, स शेर या द हिरण, क्या था बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, शेर हो जाएगा। तो जैन तीर्थ जो था महावीर स्वामी उसका प्रतीक चिन्ह शेर था। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पढ़ लीजिए और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म समाज किस मत को मानने वाला था, अर्थात जैन धर्म जो समाज था वो किस मत को मानने वाला था। अ अनीश्वरवादी, ब अनेकात्मकवाद, स शादवाद या द उपयुक्त सभी, क्या इसका आंसर होगा बताइए। प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए सबसे पहला जो जैन धर्म की जो समाज था ना वो सबसे पहला अनीश्वरवादी को भी मानता था, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता था। और उसके अलावा ब स को देखिएगा तो शायवाद को भी मानता था, और ऑप्शन नंबर ब को देखिएगा ना तो अनेकात्मकवाद को भी मानता था। इसलिए ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही था, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि इससे थोड़ा सा अच्छे टाइप से क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस टाइप से। और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देख लीजिएगा, और जो सिलेबस होगा ना उसके अनुसार ही हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।